जिप बना के मैंने इसकी फाइल भेज रखी थी, जिप बना दिया था, और इसके अंदर हमने ये राउटिंग यहाँ पर आएगी, राउटिंग दिखी थी जिसमें जेन्स चार्ट्स वगैरह बना के हमने नेस्टेड राउटिंग बनाई थी। तो जब मैं फाइल सेंड करता हूँ तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो नोड फोल्डर अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? अभी आ रही होगी। नोड मॉड्यूल फोल्डर अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है नोड मॉड्यूल फोल्डर, तो नोड मॉड्यूल फोल्डर हमारा किससे आएगा? npm i से। तो नेस्टेड राउटिंग हम इसमें नेस्टेड राउटिंग बना दी। डायनेमिक राउटिंग कैसी वर्क करती है? तो जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं डायनेमिक राउटिंग के लिए कुछ पेजेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। हमने पेजेस बना रखे थे जिसमें ब्लॉग होम जिनसे सारे कुछ पेजेस थे। चलो इसी के अंदर मैंने क्या किया है कि यूजर्स कंपोनेंट बोल दो, कुछ भी कह सकते, यूजर्स नाम से हमने एक बनाया, यूजर्स डॉट जे एस आई, आर एफ एस सी लगा दिया इसमें, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। अभी इंस्टॉल हो रहा है इसलिए हिंट नहीं दे रहा। कंट्रोल आई टू आस्क टू डू समथिंग, स्टार्ट टाइपिंग दिस। और मॉड्यूल इंस्टॉल हो तो उसके बाद ही बनाते हैं इसको। इंस्टॉल हो गया हमारा, और npm रन देव प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये राउटिंग थी हमारी जो बनी हुई थी। डायनेमिक राउटिंग है, तो डायनेमिक राउटिंग के लिए हमने एक तो क्या बनाया है, अभी यूजर्स नाम का इसमें RFC लिखता हूँ, और फिर इसमें मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स डॉट जीएसआई। इसमें भी हमने RFC लगा दिया है, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। अब पहला काम तो ये था कि हम यहाँ पर बना रहे थे क्या, कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे बना दिए। मैं इसमें लिख भी देता हूँ यूजर डिटेल्स हियर, और यूजर डिटेल्स लगा दिए यहाँ पे डॉट 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 ऐसे लगा के छोड़ दिया है। और एक हमारे पास जो कंपोनेंट है वो यूजर्स नाम से है जिसमें लिखा हुआ है यूजर। मैं इसमें यूजर्स लिख देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब सेकंड जो स्टेप होता है वो किसका होता है? राउटिंग का। तो राउटिंग हमारी बनेगी किसमें? बना देते हैं ऐप जेएस में। ये हमने बनाया था लास्ट में नेस्टेड राउट, तो जस्ट इसी के नीचे में नेस्टेड और डायनेमिक दोनों एक साथ ही बनेगा, नेस्टेड एंड डायनेमिक। माइक को म्यूट कर लो, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। राउट, तो जब हम राउट क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर क्या लिखते हैं? वही पाथ। और इधर हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट। अब हमने एलिमेंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें नेस्टेड राउट बनाना है, तो इसके अंदर तो मैं उसी को कॉल करूँगा, क्या नाम था? यूजर डिटेल्स प्लीज। यूजर डिटेल्स कंपोनेंट को कॉल कर दिया। और जो आउटर वाला राउट है इसमें हम पाथ लिखते हैं और यहाँ पे बना देते हैं स्लैश यूजर्स। ठीक है, स्लैश लगाओगे तब भी चल जाएगा, नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। एलिमेंट्स, और इसमें हम यूजर्स वाला जो कंपोनेंट है उसको कॉल कर लेते हैं। यूजर्स का कंपोनेंट कॉल हो गया हमारे। तो एक तो यूजर्स कंपोनेंट कॉल हो गया है, कौन सा कॉल हो गया? यूजर डिटेल्स वाला कंपोनेंट कॉल हो गया है।
तो यहाँ पर मैं पाथ बनाता हूँ, जैसे कि यूज़र के अंदर हम लिख देते हैं इसका नाम यूजर्स, यूजर्स के अंदर लिखा यूज़र स्लैश डिटेल्स स्लैश 1, ऐसे लिख दिया। ये हमारा पाथ बनेगा कि स्लैश यूजर्स स्लैश यूज़र स्लैश डिटेल्स स्लैश 1। ऐसे ही कितना भी लंबा पाथ बना सकते हो, राउट है। और एक और मैं बना देता हूँ, नीचे कॉपी वेस्ट कर दिया सेम, यहाँ पे चेंज कर दिया 2, इधर चेंज कर दिया 3। तो 3 राउट्स है हमारे पास, 3 राउट्स, यूजर्स स्लैश डिटेल स्लैश 1, यूजर स्लैश डिटेल स्लैश 2, यूजर स्लैश डिटेल स्लैश 3। बट इन तीनों ही राउट्स पे हम एक ही कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं, यूजर डिटेल्स यूजर डिटेल्स यूजर डिटेल्स। ये हमने बनाया किसके अंडर है, यूजर्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स 3 राउट्स बनाए, यूजर्स के अंदर 3 राउट्स बनाए हैं। यूजर्स डिटेल 1 है, जैसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर यूजर्स डिटेल 2 है। देखो ये चलेगा कैसे, हमने क्या किया, सबसे पहले तो कुछ पेजेस बनाए, ठीक है। इसमें कौन कौन से पेजेस हैं, एक तो यूज़र डिटेल्स का हो गया हमारे पास, ठीक है, एक तो यूज़र डिटेल्स वाला है, और इसमें कौन सा है, यूज़र्स है। तो यूज़र्स के अंदर हमारे पास क्या है, यूज़र डिटेल्स है। चलो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा, सबसे पहले तो जाओ यूजर्स, अब देखो यूजर्स ब्लैंक है। इसको क्या करते हैं, इसको पहले तो उसमें ऐड कर देते हैं, ये जो नया बार हमने बना रखा है इस लिस्ट में ऐड कर देते हैं। देखो नया बार कहाँ पे बना हुआ है, ये है हमारे पास नया बार, ठीक है, इधर नया बार है। तो इसी लिस्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ यूजर्स, यूजर्स है तो यूजर्स के अंदर स्लैश यूजर्स ही बनाया था। देखो ये वही पाथ होना चाहिए जो हमने कहाँ पे डाल रखा है, राउटिंग के अंदर। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने यहाँ पर देखो स्लैश यूजर्स ही बना रखा है, अगर चेक करो ये इधर आ गया। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यूजर्स आ रहा है और नीचे यूजर्स लिखा हुआ आ रहा है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे मैं यूजर्स ना देखकर हम जो हमने 3 नेस्टेड राउट्स बनाए थे उनकी डिटेल्स, तो उनको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, नेवलिंक का। मैंने यहाँ पे लिखा नेवलिंक, और इधर लिख दिया कि यूज़र, कुछ भी नाम रख दो, ये तो हम वैसे ही नाम बना रहा हूँ ना, यूज़र टू। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया यूज़र्स स्लैश यूज़र स्लैश यूज़र डिटेल। डिटेल है, डिटेल से एक बार चेक कर लेते हैं क्या बात बनाया था। देखो स्लैश यूज़र डिटेल्स है, फिर 1 है, तो हम यूज़र्स पे चलते हैं। डिटेल्स स्लैश 1 ये लिखा हुआ है, तो चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे देखो यूज़र 1 यहाँ आ रहा है, और इसी तरीके से हम इसमें मैं ब्रेक लगाकर 3 एड्स कर देता हूँ, 1 2 3। ठीक है, और थोड़ा गैप दे लेते हैं, ऊपर 1 2 ब्रेक में और ऐड कर देते हैं, इस तरीके से दिखेंगे हमें यूज़र्स। ठीक है, तो इसका नाम कर देते हैं यूज़र 2, यूज़र 3। तो यूज़र 2 का राउट क्या है, ये है। यूज़र 3 का राउट क्या है, ये है। अब देखो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आ रहा है यूज़र स्लैश यूज़र यूज़र डिटेल 2, मतलब 404 आ रहा है, 404 यूज़र 1 पे भी 404 आ रहा है, शायद स्पेलिंग ठीक है। हाँ, कंपोनेंट पाथ पे ही तो चलेगा। कंपोनेंट कब चलता है, जब राउटिंग पे क्लिक करोगे तभी तो कंपोनेंट चलेगा। इस राउट पे तो चलेगा ये कंपोनेंट, वही तो मैंने बनाया लिंक, हाइपर लिंक, तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये चले। एज स्पेलिंग गलत लग रही है, यूजर्स स्लैश यूजर DETALS 1। ये गड़बड़ होगी ना, यूजर डिटेल लिख दिया यहाँ पर, खाली डिटेल्स था। हाइपर लिंक पे ही तो चलती है फाइल। अब हम यूजर्स पे डालते हैं, आप देखो इस पे क्लिक किया तो देखो अभी भी गलत आ रहा है पाथ। अब क्या रह गया, यूजर्स डिटेल 1, USER यूजर DETALS 1 2 3, बाकी सब तो ठीक है। कहाँ से पाथ गलत का इशू आ रहा है, DETALS। हाँ तो बात ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। 404 नहीं आना चाहिए ना, इसमें राउट तो ठीक बन रहा है, ऊपर राउट में कोई इशू नहीं है, राउट तो आ रहा है, राउट तो क्रिएट हो रहा है। चलिए एक बार आउटलेट और लगा देते हैं, अगर आउटलेट से चल जाएगा तो फिर आउटलेट की ही इशू है, बट 404 नहीं आना चाहिए, आउटलेट 404 आ रहा है। इसका पाथ चेक करता हूँ क्या बन रहा है। ऐप डॉट JSX, ये पाथ बनाया हमने, स्लैश यूजर्स, ठीक है, स्लैश यूजर DET, अच्छा स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रही है, IOAI हो रहा है। अब ठीक है, स्पेलिंग अब ठीक चल रहा है।
ठीक है, तो देखो अभी हम यूजर्स पे क्लिक करते तो आया नीचे यूजर डिटेल्स, यही लिखा हुआ था यूजर डिटेल्स पेज में। और 2 पे क्लिक करेंगे तो भी देखो, अगर मैं 3 पे क्लिक करता हूँ तो ये 3 आ रहा है और नीचे मैसेज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक हमने एक ही कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है। यूजर 1 पे भी यूजर 1 पे क्लिक करते हैं, 2 पे क्लिक करते हैं, क्या शायद नेम गलत हो गया क्या, 1 2 3, और इधर नहीं, राउट तो चेंज होना, राउट तो डिफरेंट है ना। राउट यूजर 1 पे यूजर 1 का राउट आना चाहिए, यूजर 1 पे यूजर 2 का राउट आ रहा है। ये स्पेलिंग यूजर्स यूजर यूजर, स्पेलिंग स्पेलिंग का ही गड़बड़ मिलेगा जो मैं यहाँ लिखता हूँ। डी ई टी ए आई एल एस, डी ई टी ए आई एल एस, टी ई टी आई एल एस। नहीं, उसके बाद तो यहाँ पर स्लैश लगा देते हैं, शायद इसका भी इशू आ रहा हो मेरे ख्याल से। पाथ तो अभी भी वही बना रहा है, एक पाथ गड़बड़ आ रहा है, यूजर 1 वाला पाथ नहीं आ रहा है, डी ई टी आई एल एस। अभी मैं 2 को चलाता हूँ फिलहाल। ये एक स्पेलिंग में गड़बड़ है यहाँ पर। दोनों पे 3 ही खुल रहा है। तो 4 कौन सा चलाया था अभी, 2 वाला चलाया है। मैंने सिर्फ 2 का रख दिया है इसलिए। अभी के पास 3 का आ रहा है, यूजर 2 का, यूजर 3, यूजर 3, यूजर 2। ये ये तो ठीक चल रहा है। हाँ, 2 पे कर रहे हैं तो वापस चेंज क्यों नहीं हो रहा। पर गड़बड़। इंडेक्स तो तब लगाते हैं जब कोई होम पेज सेट करना होता है, ये तो विदाउट उसके भी चल जाता है, इंडेक्स की तो जरूरत नहीं है। डी टी आई एल एस। जब एक बात ठीक चल रहा है तो दूसरा भी चलना चाहिए। भी ठीक चल रहा है। सिंगल सिंगल तो चल रहे हैं। आउट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, सिंगल सिंगल चल रहे हैं, सिंगल सिंगल ठीक चल रहे हैं।
लेस यूजर्स, ठीक है। टू आ रहा है लिखा हुआ, कहीं गड़बड़ हुई है। ये वाला गलत चल रहा है बात। अच्छा, टू लिखा हुआ है यहाँ पर, वन चलेगा जाएगा, यूजर वन। दूसरा ओपन करते हैं, अब दोनों को ओपन कर देता हूँ। अब स्पेलिंग तो शायद अब 1 2 3 नया बार ऐप डॉट जी एस एक्स 1 2 3। टू और थ्री तो ठीक चल रहा है, वन वाले में ही गड़बड़ाती है। स्पेलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। हाँ, मैं कुछ और बनाता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। वो तो ऊपर लगा दिया ना, ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये, ऐसे तो चलेगा ही नहीं। ऐसे तो चलाएगा ही नहीं इसको। थोड़ा छोटा पाथ करता हूँ मैं, डी ई टी ए आई एल एस टू जे एल एस टू डिटेल्स, इसका पाथ हो गया अब इतना। 2 and 3 लेंथ। अभी ऐसा तो नहीं हो रहा है ब्रेक की वजह, बी आर की वजह से नीचे वाले पे क्लिक हो रहा हो, थोड़ा गैप दे देते हैं। टू चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो हाइपर लिंक है ना, ये एक साथ था ना, इसलिए दो पे क्लिक हो रहा है। थोड़ा गैप देने से ठीक चल रहा है, शायद यूजर वन भी ठीक चलेगा। तो गैप की वजह से इशू आ रहा था, थोड़ा गैप दे दिया मैंने उसमें। 1 2 3 और नया ऐप डॉट जी एस एक्स, इसमें बना देते हैं 1 2। गैप हो गया ना थोड़ा सा, अब ठीक चल रहा है। वो ना बिल्कुल पास पास में था ना हाइपरलिंक, तो जब क्लिक कर रहे थे तो वो दोनों पे क्लिक हो रहा था, इसलिए पता नहीं लग रहा था, इसलिए तीन को दिखा रहा था बार बार। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा नेस्टेड राउट। गलत इसमें एरर कुछ नहीं थी, बस वो स्पेस की वजह से दिक्कत कर रहा था। वो कुछ भी ऐड कर तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पर हमें नेस्टेड राउटिंग तो बना दिया। अब मान लो कि यूजर्स मेरे पास बहुत सारे हैं, तो यूजर्स अगर मेरे पास 50 है तो कितने राउट बन जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, तो इसको फिनिश करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम डायनामिक राउटिंग का यूज करते हैं।
मैं क्या करता हूँ, एक को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ये जो ऊपर तीन वाले तीन राउट है इन तीनों को क्या कर दिया, कमेंट। तो हम यहाँ पर जब 3 पास किया थे हम कोलन लगा के पास कर देते हैं आईडी। मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल, जब भी कोलन के बाद कुछ भी लिखोगे तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, वेरिएबल। तो कोलन के बाद जब भी हम लिखेंगे वेरिएबल, इसका मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या नाम रख दिया इसका, आईडी। तो ये जो आईडी है इसमें क्या मिलेगा इसको, हम चलते हैं यूजर्स। अब देखो ये जो 1 है ना ये आईडी में स्टोर हो जाएगा, ये 2 भी किस में स्टोर हो जाएगा, आईडी में। 3 भी किस में स्टोर हो जाएगा। तो एक वेरिएबल डायनामिक हो गया ये। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, देखो अभी भी ये ठीक चल रहा है। देखो यूजर 1 राउट चल रहा है, यूजर 2 भी चल रहा है और यूजर 3 भी चल रहा है। मतलब एक ही राउट से हमारे सारे राउट चल रहे हैं। बट इस आईडी को एक्सेस पता कैसे लगाएं कि 1 वाला चल रहा है 2 वाला चल रहा है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यूजर डिटेल्स के पेज में जाते हैं कि यहाँ पे उसकी आईडी भी मेंशन करके दिखाओ कि पता लगे कौन सा चल रहा है। तो जब भी यहाँ पर देखो ये जैसे 3 गया हुआ है यूआरएल के अंदर या राउट के अंदर, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें पास होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक राउट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे, और इसको कहा जाता है पैरामीटर। पैरामीटर भी कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं इसको, परम्स। पैरामीटर आया है यहाँ पर। तो इस पैरामीटर को एक्सेस कैसे करते हैं, तो पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास राउटिंग में एक हुक होता है, हुक का नाम है यूज परम्स हुक। तो ये जो यूज परम्स हुक है रिएक्ट राउटर डोम का, ये पैरामीटर को एक्सेस करता है और ये ऑटोमेटिक हमें क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर आता है। ऑटोमेटिक क्या मिलता है इसमें, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, देखो फिलहाल मैं आईडी चलो विदाउट डी स्ट्रक्चर करता हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ डेटा। इसको कंसोल करा लो, तो कंसोल में देखते हैं क्या मिलेगा। क्या मिल रहा है कंसोल में हमें, जब भी इस पे क्लिक करोगे तो क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट। जैसे मैं 3 पे कर रहा हूँ तो मिल रही है ना आईडी, 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या जा रही है, एक आईडी। तो उस ऑब्जेक्ट में से अगर आईडी निकालनी है तो हम किसका यूज करते हैं, डॉट का। अगर मुझे यहाँ पे शो करना है इसके सामने तो हम क्या लिखेंगे, डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी, कर लिया एक्सेस। अब देखो, अब यहाँ पे देखो आईडी आ रही है, मैं करता हूँ यूजर 1, आईडी चेंज हो रही है यूजर 1, ऊपर से आईडी आ गई, एक्सेस कर ली। 2 पे 2 वाली आ रही है, 3 पे 3 वाली आ रही है। तो यूजर डिटेल्स का पेज तो यही रहेगा, बैकएंड से आईडी आएगी और उस आईडी के बेसिस पे उसकी इमेज, उसका नेम वगैरह हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके शो डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक। अब देखो अगर हमें ये डॉट वाला कॉन्सेप्ट हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने विदाउट डी स्ट्रक्चर बताया है ऊपर। अगर डी स्ट्रक्चर करना है तो इसी लाइन को लिख दोगे, कॉन्स डायरेक्ट डी स्ट्रक्चर कर दो, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज परम्स। तो अब हमें क्या होगा, अब हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट के एक्सेस कर लेंगे। अब देखो सेम रिजल्ट आ, ठीक है। ये था डायनेमिक राउटिंग क्या होती है और पैरामीटर्स को कैसे एक्सेस करते, यूज फ्रॉम हुक का क्या यूज है यहाँ पर। ठीक है, हाँ यूजर की डिटेल्स कहाँ बनाओगे, यही तो बनाओगे। ये तो मैंने बस खाली डिटेल लिखा है, यहाँ पे तुम कुछ भी कार्ड वगैरह बना लो, कुछ भी कितना ही बड़ा कोड लिख लो। ठीक है, वो तो जब मैं एक प्रोजेक्ट बताऊंगा उसमें चीजें
कवर होंगी, अभी तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। ठीक है, थ्रेड ऑपरेशन करेंगे तब उसमें बताऊंगा मैं। तो क्लियर हो गया ये क्या है, आईडी फ्रॉम सूट क्या करता है। अब बात आती है, अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तो कौन सा हुक लगता है। ठीक है, क्या एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कौन सा हुक लगता है। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज के लिए कौन सा हुक लगता है। नहीं, वो तो हाइपरलिंक से जा रहे हैं ना। बटन से जाना हो, बटन पे क्लिक करके मैं कह दूं कि एक बटन बना रखा है, वहां जाना है। या फिर जैसे ही रजिस्टर करता है तुरंत दूसरे पेज पे जाना है। तो ये कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा हुक लगता है, यूज नेविगेट हुक लगता है। नेविगेट करना एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। जैसे कि मैं यहाँ पर अबाउट पेज है मेरे पास, या फिर कॉन्टैक्ट कोई भी पेज है, मैं इस पर एक बटन बना देता हूँ। कॉन्टैक्ट पेज पे गए और यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया, एक बटन क्रिएट कर दिया। और इस पे मैं लिख देता हूँ कौन से पेज पे जाना है, गो टू कॉन्टैक्ट पे बना रहे होम पेज पे आना है, तो मैं लिखता हूँ गो टू होम। ठीक है, तो गो टू होम कहाँ बन के आएगा, ये आ गया नीचे। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो किस पे पहुंच जाऊँ, होम पेज पे। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे बनेगा यूज नेविगेट हुक। ठीक है, तो किसी भी हुक को हम डायरेक्ट नीचे नहीं लिख सकते, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके हमें इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया नेविगेट। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऑन क्लिक, कि जब हम इस पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। तो क्लिक करें तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ किसको, नेविगेट को। ये कॉल कर लिया नेविगेट एरो फंक्शन लगा के। और कहाँ जाना है हमें, उसका राउटिंग यहाँ मेंशन कर दो, कहाँ जाना है, कौन से पेज पे जाना है। स्लैश कॉन्टैक्ट ही है उसकी राउट, यही तो है यूआरएल। तो जिस भी पेज पे जाओगे वहां पर जा सकते हो। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट पे थोड़ा ना जाना है, होम पेज पे जाना है। ये होम का ये राउट है। तो देखो किस पे आ गए, होम पेज पे। किसी और पेज पे जाना हो तो और भी चले जाओ, जैसे स्लैश यूजर स्लैश यूजर, और किस पे जाना है, वन पे। तो अब हम कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो बस, नहीं शायद पाथ कुछ और है, यूजर डिटेल्स है शायद, है ना। ये पाथ है शायद, पाथ गलत होगा तो नहीं जाएगा। कॉन्टैक्ट क्लिक किया, अभी भी पाथ गलत है शायद। कोई नहीं, वहां पे देख लेते हैं कौन सा था, यूजर्स। ये रहा पाथ, इस पाथ का एजिटीज डाल देता हूँ, कॉपी। बट ये है ना, आउटलेट का कॉन्सेप्ट है, तो मे भी हो सकता है आउटलेट की वजह से ना चल रहा हूँ होम। आई थिंक पाथ तो सेम है, पाथ में तो कोई इशू नहीं। चल गया, पाथ ही गलत था वो। आ गया उस पर वापस। तो मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेज से कहाँ पहुँच सकता हूँ, यूजर्स के पेज। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ पहुँच सकते हैं, यूजर्स के पेज पे। ठीक है, हेलो। तो एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेशन कैसे करते हैं, ये क्लियर है। कौन सा हुक लगेगा, नेविगेट। ठीक है, जब भी हमें इधर जाना होता है एक पेज से, तो हम यूज नेविगेट हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना क्लियर है सबको। अच्छा, अब जैसे लॉग इन लॉग आउट का सिस्टम बनाते हैं तो किस तरीके से यूज होता है, उसका एक थोड़ा सा बेसिक लेआउट, मतलब सिंपल सा पता बताऊंगा मैं। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ, बूटस्ट्रैप तो सिंपल ऐड करना, कुछ नहीं है बूटस्ट्रैप में ऐड करने में। यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखो और
इंस्टॉल भी कर सकते हो और डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हो। सीडी है, इस पे जाओ इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में नीचे आओगे तो देखो ये दो लिंक मिलेंगे यहाँ पर, एक तो CSS का लिंक है और एक JS का लिंक है। CSS के लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। और कहाँ पर लिखते थे हम बूटस्ट्रैप की CSS, मतलब उसकी CSS कहाँ लिखते हैं, HTML में। तो यहाँ पे देखो एक फाइल है index.html। तो index.html ऑन हो गया, तो हेड टैग के अंदर लगता है, हेड टैग के अंदर लिखोगे लिंक CSS, और यहाँ पर href के अंदर ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया इसको पेस्ट। ये ऐड हो गया है बूटस्ट्रैप हमारा। और जावास्क्रिप्ट को कहाँ लगाते हैं, बॉडी में, तो जावास्क्रिप्ट के लिंक को यहाँ पे रख लो। बस बूटस्ट्रैप कनेक्ट, और कुछ नहीं करना इसमें। हम्म हम्म सीडीएल लिंक तो चलाना पड़ेगा। लाइव लेके जाओगे तो सीडीएल लिंक तो लगेगा ना। डिप्लॉय प्रोजेक्ट को करोगे तो सीडीएल लिंक्स ही लगेंगे सारे। प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे तो नहीं तो अपनी एसेट्स में फोल्डर रख लेना, उसका पाथ यहाँ डाल देना। ठीक है, इस फाइल को कॉपी करके मतलब एसेट्स नाम में एक फोल्डर बना लेना, और उसको फिर यहाँ बात तो वही लगेगा यहीं पर, लेकिन वहां पर फाइल बना के सेव कर लेना एसेट्स फोल्डर में। ठीक है, CSS की फाइल वहां रख लेना और फिर उसको लिंक कर देना डायरेक्ट, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर विदाउट इंटरनेट चलाना है तो। ठीक है, तो ये क्लियर है। अच्छा, मैं बता रहा था लॉग इन लॉग आउट का सिस्टम थोड़ा सा कैसे काम करता है, तो बेसिक मैं इसमें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ उसका। मैं यहाँ पर जैसे अबाउट पेज है या होम पेज है फॉर एग्जांपल, इस होम पेज में हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट पेज भी है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है। तो मैंने अबाउट पेज पे जाता हूँ और अबाउट पेज को कहता हूँ कि जब तक यूजर लॉगिन नहीं है अबाउट के अंदर का डेटा नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपल, बस ज़्यादा हम कोई फॉर्म वगैरह नहीं बना रहे, सिर्फ बटन के थ्रू मैं काम करके दिखा रहा हूँ, बाकी जब प्रोजेक्ट में होगा तब सब कुछ प्रॉपरली कनेक्ट होगा उसमें। तो यहाँ मैंने क्या किया, इधर यूज स्टेट, तो यूज स्टेट के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इधर लिया कॉन्स्ट, क्या बन रहा था मैंने। अच्छा, स्टेट तो तुम्हें बताया नहीं, विदाउट स्टेट तो ये पता ही नहीं लगेगा क्या, स्टेट नहीं बता रखा ना मैंने। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट देख लो कि स्टेट के बगैर लॉगिन लॉगआउट बनेगा ही नहीं। तो एक हुक देखना है यहाँ पर, यूज स्टेट। ठीक है, तो यूज स्टेट हुक भी इसमें कवर हो जाएगा, तो यूज स्टेट हुक और देख लो एक बार इसमें। तो यूज स्टेट हुक क्या होता है। यूज स्टेट हुक,
तो यहाँ हमने लगाया, देखो यूज स्टेट का सिंटेक्स देखो पहले, यूज स्टेट का एस कैपिटल, ये हुक है, हुक वही डेटा को उठाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। हुक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पिक करना। तो यूज स्टेट हुक का सिंटेक्स क्या होता है कि जैसे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे ही हुक का काम लेते हैं हम यहाँ पे। जब भी हम कोई इवेंट का टास्क परफॉर्म करते हैं इवेंट हैंडलिंग रिएक्ट के अंदर, तो हमें हुक्स लगाने होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल बनाते हैं, तो कैसे बनता है जावास्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर अगर हमें वेरिएबल बनाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हमें क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है। यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट हो गया। तो इस यूज स्टेट के अंदर नहीं, पहले जावास्क्रिप्ट वाला सिंटेक्स देखो। जैसे हमने बनाया लेट वेट लगा के वेरिएबल बना के लेट या कॉन्स, तो मैंने इसमें डाल दिया एक्स इज इक्वल टू 10, और जब इसको चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 20, तो वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मैंने CLG लिख दिया कंसोल डॉट लो, एक्स में क्या मिलेगा हमें स्क्रीन पे, 20, वैल्यू क्या हो गई, अपडेट। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है, जब इवेंट के थ्रू परफॉर्म करते हैं तो रिएक्ट में वैल्यू अपडेट नहीं होती है ऐसे, तो उसी के लिए हमें हुक बनाना होता है। तो जो रिएक्ट का जो हुक होता है, वेरिएबल यहाँ पर भी बना है, वेरिएबल उसमें भी बनेगा रिएक्ट में, नॉर्मल वेरिएबल तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन इवेंट हैंडलिंग के वेरिएबल्स में हमेशा हुक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, हुक लगेगा। यूज स्टेट, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, कुछ डेटा पास कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ मैंने डाल दिया हेलो, या यहाँ पे 10 डाला, चलो 10 ही लिखता हूँ मैं। तो ये जो 10 है, इसको स्टोर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। जैसे यहाँ एक्स के अंदर 10 या स्ट्रिंग डाल सकते हो सेम। तो इसको जब हम स्टोर करेंगे तो लेट वेर कॉन्स्ट कुछ, मतलब लेट या कॉन्स्ट कुछ भी लगा सकते हैं इधर भी। तो यहाँ पर डी स्ट्रक्चर होता है, इसका सिंटेक्स सही है, डी स्ट्रक्चर होगा एरे का, और जो पहला पॉइंट होता है वो तो आता है वेरिएबल, ये स्टेट का नेम कह दो, कुछ भी समझ लो इसको, और इधर आता है सेटर फंक्शन, सेटर फंक्शन, ठीक है, सेटर फंक्शन, वेरिएबल सेटर फंक्शन, स्टेट या सेटर फंक्शन, कुछ भी स्टेट का नेम। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। जैसे हमने करना है कॉन्स्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ वेरिएबल का क्या नाम रखना चाहते हो, इधर मैंने वही लिखा यूज स्टेट, और इसमें मैंने डाल दिया 10। तो इसको जब स्टोर करेंगे तो ये 10, जैसे वहाँ पर 10 को क्या नाम दिया था एक्स, तो यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हो, जिससे मैं इसका नाम ले लेता हूँ काउंट, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले लो। तो ये जो 10 है ये किस में स्टोर हो जाएगा, काउंट में, और एक फंक्शन बनेगा जिसे मैं लिख देता हूँ सेट, कुछ भी नाम बना सकते हो फंक्शन का, सेट काउंट, ज़्यादातर हम इस तरीके से बनाते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है। ये जो 10 है,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है 10, ये 10 किस में स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा हमारा किस में, इस काउंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रखो। अब इस 10 की वैल्यू को अपडेट करना है, जैसे कि मुझे 20 करना है, तो हम रिएक्ट के अंदर ऐसे नहीं लिख सकते कि काउंट इज इक्वल टू 20, ऐसे ही काम ही नहीं करेगा रिएक्ट, ऐसे फंक्शनैलिटी वर्क करती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू अपडेट नहीं होगी। जब भी हमें इस 10 को अपडेट करना होगा जिसका नाम क्या है काउंट, तो हमेशा सेटर फंक्शन का यूज करना होगा। और यहाँ पे सेटर फंक्शन का क्या नाम है, क्या है यहाँ पर सेटर फंक्शन, यहाँ पे सेटर फंक्शन है सेट काउंट। अभी सेट काउंट जो सेटर फंक्शन है, ठीक है, सेटर फंक्शन जो सेट काउंट है, इसके थ्रू हम इस वैल्यू को अपडेट करेंगे सेट काउंट, और इसमें कर देंगे 20। तो ये जो सेटर फंक्शन है ये 20 करेगा, किसकी वैल्यू, देखो इसने क्या किया 20 कर दिया। अभी 20 वापस स्टोर किस में हो जाएगा, काउंट वेरिएबल में। देखो काम वही कर रहा है, जावास्क्रिप्ट में ऐसे कर रहे थे, बट रिएक्ट में इवेंट्स, जब भी इवेंट के साथ ऐसे करना, नॉर्मल तो डायरेक्ट चल जाएगा। ये डिफरेंस है स्टेट के अंदर और जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर। तो इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए कि इसमें एक वेरिएबल आता है, दूसरा सेटर फंक्शन आता है। तो ऐसा नहीं है कि सेटर फंक्शन लगाओगे ही, वैल्यू अपडेट करनी तो लगाओगे, नहीं रख अपडेट करनी सिंपल रखनी है तो नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। और एरे की डिस्ट्रक्चरिंग होती है इसके अंदर, एरे डिस्ट्रक्चर होके चलता है। ये कुछ पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ इधर कॉन्स्ट, ठीक है, काउंट सेट काउंट, ठीक है, और इधर हमने लिखा यूज स्टेट, तो मैंने इसमें स्टोर किया था 10, ठीक है, कितना स्टोर कर दिया 10। अब मैं इसको स्क्रीन पे शो करा देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें जब हम स्टोर करेंगे तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे दिखाओ, काउंट की वैल्यू क्या है काउंट, क्योंकि JSX में वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं, करली ब्रैकेट में। देखो काउंट कितना आ रहा है, अब कौन से में अबाउट काउंट कितना आ रहा है 10 आ रहा है काउंट। देख सकते हो कि यहाँ पे जो काउंट है वो हमें 10 शो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो काउंट कितना आ रहा है 10, यहाँ देख सकते हो काउंट आ रहा है 10, वैल्यू आ रही है। अब इसकी वैल्यू को अपडेट कैसे करें, अब तुम ये सोचो कि इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी ऐसे लिखने से, काउंट इज इक्वल टू 20, तो ऐसे वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ठीक है, एरर दे देगा सिस्टम। वैल्यू अपडेट कैसे होगी, तो मैं इसको कहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूं और बटन का नाम रख देता हूं चेंज, कुछ भी रख लो, बटन का नेम तो कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक, कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वैल्यू किसको कॉल करना है, सेटर फंक्शन को। फंक्शन हमेशा एरो से कॉल करना, नहीं तो ऑटो कॉल हो जाते हैं इसमें। सेट काउंट, तो काउंट की वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ 20। देखो सेट काउंट से क्या किया 20 कर दिया, पहले कितना था 10। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो अभी 10 है, लेकिन मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो वैल्यू कितनी हो गई 20 हो। तो सेटर फंक्शन के थ्रू ही हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने पास किया है एप्ट्रॉन, और एप्ट्रॉन की जगह पे मैं यहाँ पे कर दूं नोएडा, ठीक है। अब देखो एप्ट्रॉन आ रहा है, वो तो काउंट है, काउंट तो नाम लिखा था हमने, तो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो नेम क्या आ रहा है, एप्ट्रॉन, बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ नोएडा। ये इवेंट हैंडलिंग इसमें ऐसे चलती है। ये पहला हुक है यूज स्टेट हुक, हुक तो हमने और भी किए हैं काफी इसमें राउटिंग के अंदर, बट ये जो हुक है यूज स्टेट हुक, इसका ये काम है। स्टेट यूज स्टेट मतलब वेरिएबल्स क्रिएट करना, और जब भी इवेंट हैंडलिंग, क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट लगाया गया है जिसका नाम क्या है ऑन क्लिक, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हम इनको इवेंट बोलते हैं, रिएक्ट के अंदर इनको हम सिंथेटिक इवेंट्स बोलते हैं, सिर्फ नाम चेंज है, फंक्शनैलिटी सेम है, ठीक है। तो वैल्यू इसकी अपडेट हो गई।
आया कुछ समझ? थोड़ा टफ है बट प्रैक्टिस करने से आएंगी चीजें। तो यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ इधर, जैसे यहाँ पे मैं एरे भी पास कर सकता हूँ ऐसे, डेटा, सेट डेटा। चलो मैं सीधा ऑब्जेक्ट पास करके दिखाता हूँ, यूज स्टेट। तो इस यूज स्टेट के अंदर एरे भी पास कर सकते हो और एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ ऐसे, आईडी 101, नेम, सिटी। जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट अगर वीक होंगे जो मैं करा रहा हूं तो रिएक्ट समझने में दिक्कत आएगी पहले ही। सिटी मैंने डाल दिया नोएडा, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक दो तीन ऑब्जेक्ट बना दिए। यहाँ पे हो गया 2, यस पे हमारे 3। यहाँ से सिटी, देखो तीन एरे। देखो अब क्या हो गया, अब देखो जो डेटा में स्टोर हुआ है, डेटा एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल बना भी है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एक एरे और ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास किया है डेटा के अंदर। अगर मुझे इन तीनों की डिटेल्स दिखानी हो यहाँ पे नीचे, अब इन तीनों को शो कराना है, ठीक है, इन सबको शो कराना है, तो कैसे शो कराओगे? लूप लगाओगे, लूप लगा के शो करोगे डेटा को, और मैप फंक्शन ही यूज होगा यहाँ पे, ज्यादातर मैप फंक्शन का हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने मैप फंक्शन में दिखा देता हूँ इसको, डेटा डॉट मैप। अब मैप फंक्शन का पता होना चाहिए तुम्हें कि मैप एक हाई ऑर्डर्ड फंक्शन है, इसके अंदर एक फंक्शन जाएगा, या एरो फंक्शन पास कर दो चाहे, और डेटा को कॉपी कर लिया, जैसे मैं लिख देता हूँ यूजर में कॉपी कर दिया डेटा को, किसी भी नाम से जो भी डेटा था वो यूजर में कॉपी हो गया। अब मुझे लिस्ट में दिखाना है तो मैं एक लिस्ट बना के भी दिखा सकता हूँ इनको, कर्ली ब्रैकेट, यूजर में से क्या निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क डॉट आई डी, यूजर में से ही क्या निकाल लेता हूँ, यूजर क्वेश्चन मार्क डॉट नेम, यूजर में से ही क्या निकाल लेता हूँ, यूजर क्वेश्चन मार्क डॉट सिटी। देखो आ गया डेटा, इसको टेबल में शो कराओ, लिस्ट में शो कराओ, तीनों डेटा मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे देख पा रहे हो कि डेटा देखो प्रॉपरली आ रहा है। तो एपीआई का डेटा कुछ ऐसे ही आएगा बैकएंड से। अच्छा इसमें यहाँ पर है ना एक वार्निंग देखने को मिलेगी, जब हम ऐसे लिखते हैं तो जो वार्निंग होगी ना वो क्या आएगी, वार्निंग यहाँ पे आएगी कि ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप्स। यूनिक की का क्या मतलब है यहाँ पर, कि इसमें जितने भी एल आई होते हैं ना, क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डोम यूज करता है, तो वर्चुअल डोम के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉप्स पास करनी पड़ती है, की। यहाँ पे लिखोगे की, प्रॉपर्टी पास करनी होती है की, और की में क्या करोगे, यूजर की आईडी पास कर दो, क्योंकि आईडी सबकी अलग अलग है। और देखो आप जब इसको रिफ्रेश करोगे तो वार्निंग चली जाएगी, वार्निंग से प्रोजेक्ट चलता रहता है, एरर से बंद हो जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको चेक करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेट, कॉन्टेक्ट में बना दिया है मैंने, ऑन, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो मैं होम पेज पे लॉगिन सिस्टम बना देता हूँ अब लॉगिन वाला सिस्टम समझ में आ जाएगा। माइक को म्यूट कर लो, आवाज डिस्टरबेंस होगी ज़्यादा। यूज स्टेट, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन बनाता हूँ, देखो अभी है ना, मैं इसको कहता हूँ, इसको है ना कुछ, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर में ले लेते हैं,
तो हम यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखो मैं एक स्टेट बनाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे वही स्टेट बनाई, कॉन्स्ट स्टेट का नेम लिखा मैंने लॉगिन, इसमें लिखा कि इज लॉगिन, कुछ भी नाम रख सकते हो, और मैंने लिखा सेट इज लॉगिन, कुछ भी नाम बना दो, यूज स्टेट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉल्स पास कर दिया। तो अभी इसमें क्या चला गया, बुलियन वैल्यू चली गई, इज लॉगिन के अंदर क्या चला गया, फॉल्स। तो मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया कि इज लॉगिन, अगर इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर क्या करो, एक डिव बना दिया नीचे ऐसे, मैंने एक डिव बनाया और डिव में शो करा दिया दिस इज होम पेज, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू ट्रू नहीं है तो कॉलम चले, और इसमें मैंने एक डिव बना दिया, इसमें लिख दिया कि लॉगिन। तो देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, लॉगिन। चलो मैं इसको बटन बना देता हूँ, डी में हम बना लेते हैं बटन, तो बटन का नाम लिख देते हैं लॉगिन हियर। तो देखो लॉगिन आ रहा है, क्योंकि देखो आप होम पेज पे जाओगे ना, वो ये मैसेज नहीं दिख रहा कि ये मेरा होम पेज का कंटेंट नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ट्रू, तो देखो अब क्या दिख रहा है, दिस इज होम पेज। अब ये नहीं दिख रहा कि लॉगिन हियर। इतना समझ आ गया। तो ये मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया समझने के लिए बस, ठीक है। तो दिस, और यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ लॉग आउट। देखो अभी यूजर लॉग इन है तो मैसेज आ रहा है, और बटन कौन सा आ रहा है, लॉग आउट। और अगर हम यहाँ पे फॉल्स करते हैं तो कंडीशनल ऑपरेटर का पता ही है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या चलेगा, कॉलन चलता है, और कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चलता है, क्वेश्चन मार्क चलता है। तो अब मैं इसको इस तरीके से बनाते हैं कि जब हम लॉग इन हियर, ये पूछ रहा है कि लॉग इन, तो जब यूजर लॉग इन बटन पे क्लिक करे ना, तो इसकी जो वैल्यू है ना इस वेरिएबल की, वो ट्रू हो जाए। हम क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, कि जब यूजर इस पे क्लिक करे तो हम क्या करेंगे, कि जो फंक्शन है सेट लॉगिन, इसमें क्या पास कर दिया, ट्रू। क्या पास कर दिया इसमें, ट्रू। अब देखो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। अब ट्रू होती क्या आ गया, कौन सा चल गया ऑटोमेटिक, कंडीशन ट्रू, तो क्वेश्चन मार्क चला, और लॉगिन होम पेज आ गया। अब हमें चाहते हैं जब इस लॉग आउट बटन पे क्लिक करें तो वापस इसमें क्या स्टोर हो जाए, फॉल्स। तो एक इस पे भी कॉल कर लेते हैं, ऑन क्लिक एरो फंक्शन सेट इज लॉगिन, और इसकी वैल्यू वापस क्या कर दी, फॉल्स। तो देखो जब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आया, लॉग आउट पे क्लिक किया तो वापस आया। देखो लॉगिन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है तुम्हें कि लॉगिन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी किस तरीके से बनती है। प्रोजेक्ट में बनाएंगे थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, वहाँ लोकल स्टोरेज में भी डेटा डलेगा। तो यहाँ पे मेरा मेन पर्पज कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज होती है, टर्नरी ऑपरेटर का कैसे यूज होता है, वैल्यू और सेटर फंक्शन का क्या काम होता है, वो चीजें समझाना था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, तो प्रैक्टिस करने से आएंगी चीजें। और चाहो तो इसको लोकल स्टोरेज में भी डाल सकते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है लोकल स्टोरेज में डालना, कि हम लोकल स्टोरेज में डालने के लिए कुछ ज़्यादा वो बनाएंगे।
आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना ही करके देखना है, क्योंकि कोई नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इतना सफिशियंट है, ये करके देखना है। लोकल स्टोरेज यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट इसमें थोड़ा हमें यहाँ पर एरो फंक्शन लगाना, जब करते हैं तो यहाँ पे हमें बैकलिट यूज़ करनी पड़ेगी एक से ज़्यादा लाइनें लिखने के लिए इधर। तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं खास इसमें ये। तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो कि लोकल स्टोरेज में डेटा भेज दो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसमें मैं डाल देता हूँ, जिससे मैं यहाँ डाल देता हूँ कि यहाँ मैं सेट कर देता हूँ इज़ लॉगिन, और इधर मैंने कर दिया ट्रू, ये पास कर दिया। देखो लोकल स्टोरेज में भी डेटा चला जाएगा। एक बार लोकल स्टोरेज भी मैं यहाँ पे शो कराता हूँ, इंस्पेक्ट, यहाँ जाओगे, आ गया एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा लोकल स्टोरेज। हाँ एप्लीकेशन मेरा, तो एप्लीकेशंस के अंदर लोकल स्टोरेज होता है, ठीक है। यूजर्स, इसमें था होम पेज, इस पर क्लिक किया, लॉगिन ही है, ठीक है। तो देखो लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में आ गया ऑथ। तो मैं इसको डिलीट करूँगा पहले। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, फंक्शनैलिटी ऐसी वर्क नहीं कर रही है, तो ऊपर एक फंक्शन बना के हमें चलाना पड़ेगा अलग से, अगर यहाँ नहीं चला रहा है तो। प्लीज लॉग इन ट्रू, क्योंकि प्रोसेस लंबा हो जाएगा, एक फंक्शन यहाँ बनाना पड़ेगा, कि यहाँ बनाना पड़ेगा, फिर इसको चलाना पड़ेगा। अभी फिलहाल इतना ही चला लेना, ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही चला लो, क्योंकि लॉग इन लॉग आउट का बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है। लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, बस कोई इशू नहीं है, ठीक है। लॉग इन ईयर, लॉग आउट, ठीक है। इतना करके देखना है। राउट क्या कहते हैं, रिएक्ट राउटिंग फिनिश हो चुकी है, नेविगेशन वगैरह सब कुछ। और एक मैंने